नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र हैं वो पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस बार हम केवीएस की ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहली बात, कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल होंगे? तो वो एम्प्लॉय जो कम से कम 1 साल का स्टे रहा हो उनका विद्यालय में, वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएँगे और सारी गणनाएँ जो हैं वो 30 जून की कंडीशन में करते हैं। इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो अभी 31 मार्च 2017 के बाद जो ज़ोनल बेसिस पर जिन एम्प्लॉय की भर्ती हुई है, जो ज़ोनल बेसिस पे, उनको वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 3 साल तक वो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके पहले के जो एम्प्लॉई हैं वो 1 साल के स्टे के बाद इसको कर सकते हैं। और जो ज़ोनल बेसिस पर जो एम्प्लॉई हैं वो अपने 3 साल के बाद भी अपने ज़ोन में ही अप्लाई कर पाएँगे, कुछ कंडीशंस को छोड़ के। इसके अलावा 2017 में जिनको अपना चॉइस स्टेशन मिल गया था, वो अब अगले 10 सालों तक ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। पार्ट सी ट्रांसफ़र का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा दोज एम्प्लॉइज़ हु आर अपॉइंटेड, ये बात कही गई है इसमें कि जो ज़ोनल बेसिस पे जिनको अपॉइंटमेंट मिला है वो 3 साल के बाद ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे, पर वो विद इन द रीजन। केवल एक कंडीशन है कि अगर जो एम्प्लॉई हैं उनका स्पाउस गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती है तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वरना उनको विद इन द रीजन ट्रांसफ़र ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। कोई एम्प्लॉय है जो 2 शिफ्ट वाले विद्यालय में काम करता है और अपनी शिफ्ट चेंज करना चाहता है, तो वो भी इस में एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस में अप्लाई कर सकता है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो ज़ोन बनाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिए। बड़ा सिंपल सा है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ 4 डायरेक्शंस हैं, बाकी 2 बची, एक नॉर्थ ईस्ट रीजन्स और एक सेंट्रल ज़ोन। इसमें से जो ईस्ट है, तो आप भारत का नक्शा देख लीजिए। जो ईस्ट में आते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य वो ईस्ट जोन में आएंगे। वेस्ट जोन गुजरात की तरफ चले जाइए, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। नॉर्थ जोन दिल्ली और दिल्ली के नॉर्थ में जितने भी स्टेट आते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड उत्तराखंड। सेंट्रल जोन में सिर्फ 3 ही स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। हालांकि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये बड़े स्टेट हैं। जो साउथ जोन में सबसे ज़्यादा स्टेट साउथ जोन में ही हैं। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इस तरह से 8 जो स्टेट हैं वो साउथ जोन में, सबसे ज़्यादा स्टेट साउथ जोन में ही है। फिर नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स आते ही हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इन जोन को ठीक से याद कर लीजिए, 6 तरह के जोन और उनके स्टेट्स, इनको स्टेट वाइज बनाया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र काउंट कैलकुलेशन की। अभी हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट काउंट कैलकुलेशन की, सेम ट्रांसफ़र काउंट में भी है। 1-2 बातें अलग हैं, उनको हम देख लेते हैं। 2 बातों में से एक तो ये है कि अंडर 40 वाली बात यहाँ कुछ नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पे हार्ड स्टेशन और वेरी हार्ड स्टेशन के काउंट मिलेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट काउंट में नहीं होते थे। बस बाकी सेम है। सबसे पहली बात है, एक्टिव स्टे की बात की गई है, जबकि डिस्प्लेसमेंट काउंट में स्टे की बात की गई थी। एक्टिव स्टे से क्या मतलब है कि कोई एम्प्लॉय है जो मान लीजिए 25 जून 2017 को किसी स्टेशन पे ज्वाइन करता है और वो 30 जून 2018 को 1 साल चूंकि हो गया है, तो वो अब अप्लाई करेगा। तो उसके लिए वो 1 साल काउंट किया जाएगा या कि नहीं किया जाएगा? तो वो उसके लिए ऐसा है कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो ज्वाइन कर लेता है, मगर बीच में मान लीजिए वो 1 महीने से ज़्यादा की छुट्टी पे चला गया, तो उतना टाइम उसमें से कम कर लिया जाएगा। और अब 25 जून जो है को ज्वाइन किया था, और अगर 1 महीने कम कर लिया गया तो वो 25 जुलाई हो गया। तो इस कंडीशन का मतलब हुआ कि वो साल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट काउंट में क्या, छुट्टी पे जाना, कुछ भी जाओ, तब भी वो साल कंप्लीट माना जाना था और वहाँ +2 किया जाना था, पर ट्रांसफ़र काउंट में उस टाइम को माइनस कर लिया जाएगा और ये +2 तब होगा जब 1 साल कंप्लीट होगा।
इसके अलावा एपीआर की अगर हम बात करें तो एपीआर में अगर यहाँ पर 8 to 10 पॉइंट मिले हुए हैं तो वहाँ पे +2 दिया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट काउंट में यहीं पर 0 to 2 था, अगर एपीआर में 0 to 2 पॉइंट मिले हुए हैं तो +2 मिलना था। इसके अलावा नेशनल अवार्ड्स की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए +6, केबीएस का नेशनल अवार्ड है तो +4 और रीजनल अवार्ड मिला हुआ तो +2। पर इनमें जो कंडीशन है वो यही है कि ऐसे नहीं कर सकते कि किसी को जो तीनों अवार्ड मिले हुए हैं तो 6, 4, 10 +2 12 हो जाए, नहीं, इसमें सिर्फ मैक्सिमम कितने होंगे, 6 ही रहेंगे। और ये भी डिस्प्लेसमेंट काउंट में भी सेम ही था, बस वहाँ पर ये माइनस हो जाता है और यहाँ पर प्लस है। बाकी सारे के सारे जो डिस्प्लेसमेंट काउंट था उसी की तरह केबीएस स्पाउस वहाँ -+50 हो गया है। डिफेंस सेक्टर या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस एम्प्लॉयज़ की स्पाउस है तो +40, स्टेट गवर्नमेंट +20, स्पेशल कंडीशन है एमडीजी, एलटीआर, डीएफपी, सिंगल पेरेंट, उन सब के लिए +50। हाँ, डिस्प्लेसमेंट काउंट में इसकी बात नहीं की गई थी कि हार्ड स्टेशन पर क्या होगा, तो हार्ड स्टेशन पर अगर हैं तो यहाँ पर +55 और वेरी हार्ड स्टेशन पर +60। इस बार से वेरी हार्ड स्टेशन का कंसेप्ट हटा दिया गया, पर एम्प्लॉय जो पहले से ही वेरी हार्ड स्टेशन पर पोस्टेड थे उनको +60 पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा फिजिकली चैलेंज्ड जो हैं उनके लिए +60 और वुमेन एम्प्लॉय के लिए +6, बशर्ते कि वुमेन एम्प्लॉय जो है उन्होंने वहाँ पर स्पाउस का क्लेम ना किया हो। और इन सबको मिला के यहाँ पे टोटल कर लिया जाएगा और जो टोटल आएगा वो ट्रांसफ़र काउंट कहलाएगा। इस ट्रांसफ़र काउंट के बेसिस पर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो है इसमें जो टोटल ट्रांसफ़र काउंट होंगे वो दो तरह का, उनको C1 और C2 में डिवाइड किया जाता है। C1 और C2 हर साल अलग अलग डिसाइड किए जाते हैं कि कितना C1 होगा, कितना C2 होगा। जिस तरह से D1 और D2 की बात की गई थी, D1 10, D2 10, मगर विथ स्टे ऑफ 10 ईयर्स। उसी तरह से C1 जो है नॉर्मली +55 और C2 जो है वो नॉर्मली 6 रखा जाता है, पर कभी इससे ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, वो केबीएस को डिसाइड करना है। C1 +55 का मतलब ये हुआ कि जिस भी व्यक्ति के पास C1 या इससे ज़्यादा अकाउंट होंगे वो किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके D1 या D2 हैं उनको डिस्प्लेस कर पाएगा और वहाँ पर वो ट्रांसफ़र ले पाएगा। पर जो C2 वाला जो व्यक्ति होगा, एम्प्लॉय होगा, वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब जो C2 से कम जिनके भी ट्रांसफ़र काउंट हैं उनका ट्रांसफ़र होना नहीं है, पर C2 या C2 से ज़्यादा और C1 से कम है उनका क्लियर वैकेंसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर वैकेंसी अगर कहीं है तो वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। इसमें बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, इसमें एक बात जो ध्यान रखनी है कि अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है किसी एम्प्लॉई का तो उसको ए सिटी या बी सिटी में ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। चलिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की हम बात कर लेते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र वो लोग कर सकते हैं जिनको कम से कम 1 साल जिस स्टेशन पे भी हैं वहाँ स्टे हो जाना चाहिए और उसके बाद ही ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके बाद, और ये साल भर ये प्रोसेस रहेगी। पर जिनका अपॉइंटमेंट जनरल बेसिस पे हुआ है वो शुरू के 3 सालों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल के बाद भी अगर वो करेंगे तो म्यूचुअल कर सकते हैं, पर वो विद इन द रीजन होगा, विद इन द जोन होगा, विद इन द जोन। और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा वो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की तरह ट्रीट किया जाएगा। नोटे का ट्रांसफ़र की बात करें तो जब जो नॉर्मल एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस है उसको होने के बाद अगर कहीं कोई वैकेंसी बच जाती है तो उस वैकेंसी को नोटेकर वैकेंसी कहा जाता है और उसमें कोई भी एम्प्लॉय जो है उसके लिए ट्रांसफ़र के लिए बाद में अप्लाई कर सकता है और वहाँ ट्रांसफ़र उसको मिल सकता है। पर जो नए अपॉइंटी हैं उनके लिए विद इन द जोन ही वो ट्रांसफ़र ले पाएंगे। नोटेकर में एक खास बात है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र काउंट से इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, C1 C2 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर उन व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनकी कोई वर्किंग स्पाउस के साथ वर्किंग स्पाउस उस स्टेशन पर है जहाँ पर वो ट्रांसफ़र मांग रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा।
और जो नो टिकट ट्रांसफ़र होगा उसको भी रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ट्रीट किया जाएगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगी ट्रांसफ़र की, तो यहाँ पर आर्टिकल 15 जो दिया गया एजुकेशन कोड का, उसके हिसाब से विद्यालय कमिश्नर KVS जो है वो ड्यूटी असाइन करेगा किसको इसके लिए अथोराइज करना है। मेनली जो ट्रांसफ़र है वो कमिश्नर इसके लिए एम्पावर है, और कमिश्नर जिसको भी इसके लिए अथोराइज करेगा वो इनको ट्रांसफ़र ऑर्डर को इशू करेगा। पावर ऑफ रिलैक्सेशन, जो गाइडलाइन में जो कुछ भी लिखा है इसको बदला जा सकता है, तो उसकी पावर भी कमिश्नर के पास है, और उसके लिए चेयरमैन, अगर मान लो बदलते हैं तो चेयरमैन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर इस पॉलिसी में कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, उसको इंटरप्रेट करने की पावर भी कमिश्नर के पास है। इसमें बाकी जो चीज़ जो याद रखने के लिए एक और चीज़ है, वो ये है कि जो MDG ग्राउंड है, MDG मेडिकल ग्राउंड, उसमें कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, तो वो है कैंसर, पैरालिटिक स्ट्रोक, रीनल फेल्योर, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, एज एक्सप्लेन, इसमें बाद में एक्सप्लेन किए गए, आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं, बस इनको याद रखना है। कैंसर, पैरालिटिक स्ट्रोक, रीनल फेल्योर, कोरोनरी आर्टरी, थैलेसीमिया, पार्किंसन डिजीज़, मोटर न्यूरो डिजीज़, यानी अदर डिजीज़ विथ मोर देन 50% मेंटल डिसेबिलिटी और एड्स। इस तरह की 9 बीमारियों के बारे में बात की गई है। अगर ये बीमारियां तो MDG ग्राउंड बनेगा। पर MDG ग्राउंड बनने का मतलब क्या है कि कौन बीमार होना चाहिए, तो या तो एम्प्लॉय खुद होना चाहिए, या फिर स्पाउस, या फिर उसका बेटा, या फिर उसकी बेटी की कंडीशन में ही ये लागू होगा। ये सब डिजीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसको चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।